मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ज़रा वहाँ से यूरोप में इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पे है। और वो जो वाक़या पेश आया जर्मनी में टेररिज्म का, बहुत अफसोसनाक, बहुत सैड इंसिडेंट जो पेश आया, तो सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जर्मन्स को बहुत दफ़ा कहा था कि ये इस बंदे को वापस भेजें, लेकिन जर्मन इंटेलिजेंस ने बताया कि वो जो लगा हुआ था वहाँ पे, वो जो जिसने वहाँ पे ये जो टेररिज्म की है वहाँ पे उसको अरेस्ट किया हुआ है, तो ये सऊदी इंटेलिजेंस ने उनको कहा था कि इस बंदे को वापस आप हमारे वाले करें। एक तो ये बात बड़ी, दूसरा ये कि यहाँ पर बड़े बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वो हो रही हैं मिडल ईस्ट में, अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस में। मिडल ईस्ट कहते हुए अजीब सा लगता है, बहरहाल हमारे तो मगरिब में है ना सारा इलाका। बहरहाल वहाँ पर दो तीन वाक़यात हुए। पहली बात तो यह है कि जो गज़ा का सीज़फायर है वो किसी वक्त भी मुमकिन है, तेज़ी के साथ उस पर बात हो रही है, और वो जाहिर है कि उस पर ट्रंप ने कहा था कि आने से पहले पहले ये सारे मामलात हल करके मेरे सामने आने चाहिए। तो अब ये है कि वो जो कॉरिडोर था दरमियान में, नज़म कॉरिडोर गज़ा में, उससे भी विड्रॉ करने में बड़ी हद तक इसराइल अपनी फ़ौज को तैयार हो गया, और उसके साथ ही थोड़ा बहुत इस वक्त चूँ चाँ चल रही है इसराइल की तरफ से ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, उस पर भी गालिबन वो पीछे हट जाएगा गालिबन। और जो कैदी हैं उनकी रिहाई में जो हमास है वो कह रहे हैं कि मरवान बरगूती का नाम शुरू में होना चाहिए, इसराइल कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, कि ये कैदियों के और यरगमालियों के तबादले पे। लेकिन फिर इसराइल ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जो आप वहाँ से पहले ये था ना कि जो बीमार और ज़्यादा उम्र के लोग और ये सारी ये रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 अगर आप हमें मज़ीद जो हैं वो 5 या 11 की शायद दो नंबर चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप हमें, हमारे से कहा है कि आप हमें मज़ीद अगर दे दें पहले ही फेज़ में, तो हम उसके बदले में, एक के बदले में 20 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने को तैयार हैं। उस पर हमास जो है अभी तैयार नहीं हो रही, लेकिन ये कि मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो टीम्स मौजूद हैं कतर में भी और कायरो में भी, और बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं, और वो तेज़ी से मामला आगे बढ़ रहा है सीज़ फायर का। BBC कह रहा है कि 90% हो गया है। BBC ने असल में आज ये खबर दी है, जो 39 कोट कर देते हैं, गज़ा सीज़ फायर टॉक्स 90% कम्प्लीट, पैलेस्टीन ऑफिशियल्स ने बताया। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो इस पर असल बात है, मरवान बरगूती पे इसराइल तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, हमास भी शायद इस वक्त जो है, क्योंकि अच्छा इसमें ये भी हो गया कि बीच में नहीं होंगे, रफ़ा क्रॉसिंग खुल जाएगी, इमदाद जाएगी सारी, लेकिन वो इतना उसमें मतलब शायद इस वक्त जो है, या ये सनर ने लेकिन ये कहा हुआ था कि पहले नंबर पे मरवान बरगूती है। तो अब देखते हैं कि क्या मरवान बरगूती पे, लेकिन हमास के लोग इस वक्त जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो इसराइल की फ़ौज पीछे हट जाए और ये गज़ा खोले, ताकि दुनिया दाखिल तो हो ना, अंदर देखे तो सही कि हुआ क्या है, क्या हुआ, क्या क़यामत ढाई है। और ये जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी। मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, ये ट्रंप क्या करते हैं इसराइल के साथ, लेकिन इतनी बड़ी चार्जशीट होगी, ये पूरी की पूरी हमारी जो पूरी दुनिया पे चार्जशीट होगी कि इस दुनिया के सामने ये कत्लेआम होता रहा, जेनोसाइड होता रहा गज़ा के अंदर। तो मरवान बरगूती पहले फेज़ में आते हैं, नहीं आते। जो मेरी दिलचस्पी, गज़ा खुले तो मीडिया जाए, दुनिया जाए, डॉक्टर्स जाएँ, लोग जाएँ वहाँ पे, लोग बीमार, बच्चे ज़ख्मी, लाशें, क्या हालात हैं वो जाके देखें। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये पहला फेज़ इसका जितनी जल्दी हो जाए, वहाँ पे चूँ चाँ सरेंडर फलाना 2-4 वज़ीर करे तो उनको थप्पी पड़ी वाशिंगटन से, वो भी चुप हो गए, वो जो राइट विंगर्स थे वो भी चुप होकर बैठ गए, तो वहाँ पे एक रौला पड़ा। दूसरा जो है वो जो अहमद शरार हैं, जो यहाँ पर जुलानी के नाम से थे, उनसे आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने मुलाकात की है, उनसे गपशप भी रही है, और मैं आज देख रहा था तो तस्वीरें उनकी मिल जाएं अपने साथ, बड़े अपने घर पे खाने शाने किए हुए हैं, और मैं भी उनको बड़ा, वो है वली जुमलात। ये वली जुमलात जो हैं, ये लेबनान में जब भी जाना हुआ इतने अरसे में, कल इनके साथ कोई पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर करूँगा। वली जुमलात जो वो होस्ट करते थे हमेशा अपने घर पे, और वो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों को जानते थे, बहुत सारे पाकिस्तान से वो इसका पूछते थे, उसका पूछते थे, कई सफारतकारों का पूछते थे, कई पॉलिटिशियंस का पूछते थे वली जुमलात। तो बड़े पुराने, और ये दुरूज़ हैं, और ये जो हैं ये
कमांडर रहे हैं। दुरूज़ जो आप समझ लें कि जो फोर्स थी उसके ही कमांडर थे जब खाना जंगी हो रही थी, लेकिन ये हरकतुल अमल के साथ थे, हरकतुल अमल के साथ थे। बाद में हिजबुल्लाह के साथ भी ये रहे, 2000 तक ये हिजबुल्लाह के साथ रहे जब तक हाफिजुल असद जिंदा थे। रफ़ीक हरीरी की कैबिनेट के मेंबर थे। लेकिन ये हुआ कि ये जो है ये उसके, और जुमलात फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। ये जुमलात फैमिली जो है, ये इनके जो वालिद हैं कमाल जुमलात, वो 1977 वो बड़े करीब थे यासिर अरफात के और PLO के, फ़लस्तीनियों के बहुत करीब थे। उनको शहीद कर दिया गया था 1976 में कमाल जुमलात। जुमलात फैमिली बड़ी, तो ये जो जुमलात फैमिली है, फिर उसके बाद ये बशार अल असद को इन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और हिजबुल्लाह के ये 2000 के बाद ये बशार अल असद और ये खाना जंगी में, ये इनसे जब भी मुलाकात होती थी कहते थे ये नहीं, ये जो है ना ये गलत है, हिजबुल्लाह गलत कर रही है, इनके साथ नहीं जाना चाहिए, बंदा ठीक नहीं है बशार अल असद, और ये आगे जाके इनको डिच करेगा। जब वक्त आएगा हिजबुल्लाह को ज़रूरत पड़ेगी, कमाल बात देखें आप, कहते हैं जब वक्त पड़ेगी हिजबुल्लाह को तो हिजबुल्लाह अकेली लड़ रही होगी, फ़लस्तीनी अकेले लड़ रहे होंगे, बशार अल असद बैठा होगा अपने महल के अंदर और बयान दे रहा होगा, और ये ना अमेरिका से बात करेगा ना इसराइल से बात करेगा, ये किसी काम का नहीं है। ये वली जुमलात कहते थे। अच्छा, जब ये बात कहते थे ना तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह बड़ी पावर में वहाँ पे मौजूद थी उस वक्त। तो जब भी कभी बल्कि एक इंटरव्यू मैंने सवाल किया था इनसे, सैयद हसन नसरुल्लाह से, वली जुमलात के बारे में, तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने बड़े मुस्कुराहट के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा उनके पॉलिटिकल व्यू है और वो यहाँ पे हैं और हम उनका बेइंतहा एहतराम करते हैं वली जुमला साहब का, और उनकी जो उनके साथ हम मुकम्मल मुशावरत करते हैं। वो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पे वो हमसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और वो हरकतुल अमल के दौर से हमारे साथ थे और हमारे दरमियान किसी किस्म की तकसीम नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर कोई चाहे कि दुरूज़ और सुन्नी और अहले तशय्युअ आपस में लड़े, खाना जंगी हमारे दरमियान नहीं हो सकती। और ये बहुत इज़्ज़त करते थे हिजबुल्लाह के, अभी भी लोग इज़्ज़त करते हैं। तो इनको कभी कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये मतलब मैंने कहा ये आए हैं सीरिया, और सीरिया में आके ये मिले हैं अहमद शरार से, इनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि दुरूज़ का जो इशू, जो दुरूज़ मिल गए ना इसराइल के साथ, ये वो हैं, इन्होंने आके कहा है कि ये मैं दुरूज़, ये जो प्रॉपर दुरूज़ है ना लेबनान के अंदर उस इलाके में, वो दुरूज़ अगर कोई लीडर किसी को समझते हैं ना अपना, तो वली जुमलात को समझते हैं, वली जुमलात कमाल जुमला। इन्होंने आके हमें शरार से कहा है कि ये जो गोलान की पहाड़ियों पे दुरूज़ बैठ गए आके, अच्छा वो जो दुरूज़ उधर बैठे हैं ना वो इनको सुनते हैं, वो किसी को नतन्याहू के आगे नहीं, ये कमाल जुमलात उनके हीरो हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी उधर भी जाऊँगा और मैं ज़रा, लेकिन वहाँ इसराइली चूँकि बैठे हैं, अच्छा इसराइल इनके पीछे लगा हुआ है, इनकी तो असैसिनेशन की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, काफ़ी इनकी एज हो गई है, मतलब 75-76 साल है। तो इन्होंने कहा है कि ये तुम छुड़ाओगे या बाद में हम छुड़ाएं खुद इसराइल के कब्जे से, और मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, तुम्हें पता है बशार अल असद अच्छा हुआ तुम आ गए हो यहाँ पे और तुम गुलान से हो, ये वो सारा। लेकिन ये है कि ये मेरे दुरूज़ कबाइल हैं वहाँ पे, और अभी वहाँ पे वो आके बैठ गए और कुछ दुरूज़ उनके साथ मिल गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली दुरूज़ मेरी बात ही सुनेंगे तो तुम खाली करवाओगे शाम के लोग, या आगे जाके फिर हमारा, ये भी हमारा ज़िम्मा होगा दुरूज़ों का। अब ये बड़ी एक सब है। दूसरा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर टर्की की, उनकी मुलाकात हुई है। जितने लोग इस पूरे अरसे में, ज़ाहिर है शाम में तो खाना जंगी होती रही, तो टर्की ने बहुत आला जो तालीम है टर्की में सीरियंस ने हासिल की, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, यानी सीरियंस ने टर्की में, जो टर्की में एक तो इमिग्रेंट्स और ये शोर शराबा PKK VKK सारा था ना, लेकिन जो टर्की ने फिर स्कॉलरशिप्स दी इनको, वो सारे के सारे जो हैं अहम पोजीशंस पे अपॉइंट हो रहे हैं टर्की के अंदर। यानी अब टर्की में जो ये जो, यानी आप ये इस तरह समझें कि जो अहमद शरार हैं ये अभी तो वो एक खिचड़ी से पकी हुई है ना, लेकिन अल्टीमेटली रशिया टर्की इन मुल्कों से वो बाहर निकल के वो इसराइल के हाथ नहीं लगेगा। ये मतलब टर्की जो है, मतलब टर्की है, तो वो ओहदे उन्होंने अहम पोजीशन संभालनी शुरू कर दी हैं। और आज उनसे मिलके एक और बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो मिले उनसे, तो उन्होंने ये बात की है कि ईरान इसराइल से जंग नहीं चाह रहा, अगर जंग हो, यानी टर्की ने ईरान का मुकदमा पेश किया है दमास्कस में
कि ईरान जो है वो जंग नहीं चाह रहा इस वक्त, और साथ ही एक दोबारा से जो है वो हंगामा बपा किया है, और वो किया है जनाब इन्होंने हुतीस ने। और हुतीज़ ने किया है, हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने गिरा दिया है, लेकिन जो मैं सेंटकॉम की देख रहा हूँ 50 स्लाइड हम दिखा सकें, सेंटकॉम ने एयर स्ट्राइक्स किए ईरान बैक्ड हुतीज़ मिसाइल स्टोरेज पे और कंट्रोल फैसिलिटीज़ के ऊपर यमन में, और वो वहाँ पर अगर हम ये दिखा सकें 50 स्लाइड, सेंटकॉम का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि दरमियान में कहीं पर जो है वो फ्रेंडली फायर हुआ है, और फ्रेंडली फायर के नतीजे में ये अगर हम दिखा सकें, ये एक तो ये है कि उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हिट किया 21 तारीख को, और दूसरा जो है वो इसी दौरान जो है वो कहीं उनका ये सारा होते 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 फिर एक उसमें एक लाइन शायद और भी है दरमियान में कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन सेंटकॉम फोर्सेज आल्सो शॉट डाउन मल्टीपल हुतीज वन वे अटैक। अच्छा, ये सारा होता रहा, ये होता रहा, ये उन्होंने वो कहीं दरमियान में इसमें इस पूरे फड्डे में ये यूएस एयरफोर्स नेवी ने किया स्ट्राइक रिटेलिएट सेंटकॉम ऑनगोइंग। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा हुआ है कि वो फ्रेंडली फायर एक जहाज़ ने दूसरे जहाज़ को टपका दिया, यानी वो पायलट्स तो उनके महफूज हैं, वो एक ने दूसरे जहाज़ को, दो जहाज़ों ने एक दूसरे पे फायर कर दिया है। ये बीबीसी जो कोट कर रहा है कि यूएस वॉर प्लेन शॉट डाउन इन रेड सी फ्रेंडली फायर, लेकिन हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने गिराए, हुतीज़ कह रहे हैं हमने गिराया, इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने गिराया इसको। और मैं इनकी महर उनको कोट कर देते हैं, यमन सेज के 8 अटैक यूएस कैरियर विद 8 मिसाइल एंड 17 ड्रोन्स, यानी यूएस कैरियर को भी, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो यहाँ पे। अच्छा,